फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और रिसर्च का प्रोजेक्ट चल रहा होगा आपका। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल पैरामीटर्स, जिसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, सिलेक्शन ऑफ डाई एंड एडजॉर्बेंट पार्टिकल साइज़। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस में हमने ये डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आपके साथ कुछ पैरामीटर्स भी डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको ऑप्टिमाइज़ करना होता है, और उनमें से ऑपरेशनल पैरामीटर्स जो मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ, उनमें से हम एक सॉल्यूशन पीएच का जो पैरामीटर है आज हम वो डिस्कस करेंगे कि उस पैरामीटर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और हमने उनको परफॉर्म कैसे करना है, एक्सपेरिमेंट कैसे रन करना है, ताकि हमें उसके बारे में उसके रिजल्ट्स और कंक्लूजन का सही से आइडिया हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो हमारा आता है डेट इज़ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन पीएच। तो पीएच से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने इसमें जो पीएच के सॉल्यूशंस हैं डिफरेंट टाइप्स के हमने वो बनाने हैं, जिसकी रेंज पीएच 1 से पीएच 12 तक होगी। और ऑप्टिमाइजेशन हम लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट, वो पैरामीटर की वो वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट्स आ जाते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज एड्जॉर्प्शन आ जाती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पीएच में 1 to 12 पीएच के आपने सॉल्यूशन बनाने हैं। तो उस पीएच के सॉल्यूशन कैसे बनाए जाएं, 1 पीएच 2 3 4 सो ऑन 12 तक, उसकी अलग से वीडियो इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूंगी मैं, आप वो काइंडली से प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात इसमें ये कि आपको पीएच सॉल्यूशन बनाने के साथ साथ बफर सॉल्यूशन भी बनाने होंगे। बफर सॉल्यूशन बनाने, आपने 3 तरह के बफर सॉल्यूशन बनाने हैं। नंबर 1 बफर सॉल्यूशन आपने बनाना है पीएच 4 का, एक आपने बफर सॉल्यूशन बनाना है पीएच 7 का, और एक आपने बनाना है बफर सॉल्यूशन पीएच 10 का। 4, 7 एंड 10, ये 3 बफर सॉल्यूशंस आपने बनाने हैं। इन बफर सॉल्यूशंस की मदद से आप अपने पीएच मीटर को कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट करने के बाद अपने जो आपने पीएच 1 to 12 तक सॉल्यूशन बनाने हैं डिफरेंट काइंड्स के, उनको आपने कैलिब्रेशन के बाद उनकी पीएच चेक करनी है। होता कुछ यूँ है कि पीएच का इफ़ेक्ट हमने जैसे देखा है कि डिफरेंट काइंड्स के पीएच सॉल्यूशन बनाएंगे। अब पीएच सॉल्यूशन की पीएच कैसे मेजर की जाए, ठीक है, उसके लिए जो हम लास्ट वीडियोस में हमने देखा था डिफरेंट काइंड्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर है, ऑपरेटर्स रिक्वायर है, उसमें हमने पीएच मीटर भी देखा था कि हमें पीएच मीटर भी रिक्वायर होगा ड्यूरिंग रिसर्च। तो उस पीएच मीटर में हमें पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू, हमने आपसे कहा था कि एग्जैक्ट पीएच जो आपने बनाई है आपका पीएच मीटर पे उतनी ही रीडिंग आनी चाहिए। अगर आपका पीएच 1 का सोल्यूशन है तो वो पीएच मीटर पे भी इसकी रीडिंग 1 ही होनी चाहिए, 1.5 1.8 इतनी नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि एग्जैक्ट पीएच का सोल्यूशन जब तक नहीं बनेगा आपकी एग्जैक्ट जो परसेंटेज के रिजल्ट्स हैं वो क्लियर नहीं आएंगे। ठीक है, इसके साथ ये था कि पीएच मेजर करने के लिए बफर जो सॉल्यूशंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि पीएच मीटर का जो इलेक्ट्रोड है उसको हमने पहले कैलिब्रेट करना होता है। कैलिब्रेट करने का मतलब ये है क्योंकि वो पीएच मीटर का जो मीटर का जो रोड है वो डिफरेंट सॉल्यूशन में डिप हो के उसकी रीडिंग वेरिएट कर जाती है। इसलिए हमने, अगर आपने सॉल्यूशन बनाए हैं पीएच 1 to 4, ठीक है, तो आपने पीएच 1 का सॉल्यूशन बनाया, पीएच 2 का, पीएच 3, पीएच 4 का, तो आपने उनकी पीएच चेक करनी है। और चेक करने से पहले पीएच मीटर के रोड को बफर सॉल्यूशन 4 के सॉल्यूशन से कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट इस तरह किया जाता है कि आपने उस रोड को, पीएच मीटर की रोड को बफर सॉल्यूशन 4 में डिप कर देना है। ठीक है, एक अलग बीकर में आपने ले लेना है पीएच बफर 4 का सॉल्यूशन, उसमें आप रोड को डिप कर देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए आप उसको अच्छी तरह उसमें डिप रखें, उसके बाद उसको टिश्यू पेपर से उसकी रोड को साफ़ कर दें। तो इसके बाद आप उस रोड को, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, पीएच 1 का है, 2 का है, 3 का है और 4 का है, आप उनमें अलग अलग पीएच 1 वाले सॉल्यूशन में डाल के रोड को उसकी पीएच चेक करें। एग्जैक्ट 1 है तो इट्स ओके, अगर वो 1 नहीं है, थोड़ी बहुत वेरिएट कर रही है, तो उसको एडजस्ट करके 1 तक लेके आएँ। ठीक है, फिर दूसरे सॉल्यूशन की पीएच 2 सॉल्यूशन की पीएच चेक करने से पहले उस रोड को फिर से कैलिब्रेट करना है बफर सॉल्यूशन 4 से। ठीक है, फिर आप उसको कैलिब्रेट करेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए बफर सॉल्यूशन 4 में डिप कर देंगे उस रोड को। रोड में डिप करने के बाद आप उसको टिश्यू से अगेन अच्छी तरह उसको
ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद आप उस सोल्यूशन में ऐड करें जो आप जिसकी आप पीएच मेजर करना चाह रहे हैं, उसकी पीएच मेजर करके, ठीक है। इस तरह आपने 1 to 4 पीएच के जो सोल्यूशन बनाने हैं ना, उनकी कैलिब्रेशन, उनकी जो रीडिंग लेनी है आपने, उसको लेने से पहले पीएच मीटर के रॉड को बफर सोल्यूशन 4 से कैलिब्रेट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है pH 5, pH 6, pH 7 और pH 8, ठीक है। अब इन 4 बफर्स जो आपने सोल्यूशन बनाए हैं pH 5, 6, 7, 8, इनकी रीडिंग चेक करने से पहले आपने उस pH मीटर के रॉड को बफर सोल्यूशन 7 से कैलिब्रेट करना है। इसी तरह आप बफर सोल्यूशन 7 एक बीकर में लेंगे, थोड़ा सा उसमें आप कुछ सेकंड्स के लिए उस रॉड को डिप कर दें। डिप करने के बाद उसको टिश्यू से अच्छी तरह ड्राई करें और देन अपने सोल्यूशन की पीएच आप मेजर कर लें। इसके अलावा जो पीएच बफर का जो आपका 10 का सोल्यूशन है, आप उसकी मदद से बफर्स जो आपने सोल्यूशन बनाए हैं पीएच 9, 10, 11, 12, ये जो 4 सोल्यूशन है आपके pH 9 का, pH 10, pH 11, pH 12, आपने इनकी pH मेजर करने से पहले रोड को अच्छी तरह बफर सोल्यूशन जो आपका 10 का है उससे आपने कैलिब्रेट करना है रोड को, और कैलिब्रेट करने के बाद आपने सोल्यूशन की रीडिंग लेनी है। अब पीएच सोल्यूशन कैसे बनाए जाएं, बफर सोल्यूशन कैसे बनाए जाएं, उनकी वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं जल्द अपलोड कर लूँगी, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो अब इस तक आपको इतना क्लियर हो गया कि आपने कैलिब्रेशन कैसे करनी है बफर से और ये भी आपको क्लियर हो गया कि आपको ये पीएच का पैरामीटर स्टडी करने के लिए आपको पीएच सोल्यूशन भी बनाने हैं और बफर सोल्यूशन भी बनाने हैं। साथ में आपको पीएच मीटर की भी कैलिब्रेट करना है बिफोर मेजरिंग द पीएच ऑफ ईच सोल्यूशन, ठीक है। एक सोल्यूशन की पीएच मेजर कर ली, अगले की पीएच मेजर करने से पहले उसको अगेन कैलिब्रेट करना है। ये नहीं कि वैसे उसको उसमें डिप कर दिया, अदरवाइज़ आपका पीएच सोल्यूशन ख़राब हो जाएगा, उसकी रीडिंग सही नहीं आएगी, ठीक है। जब पीएच सोल्यूशन सही नहीं बनेगा तो इट्स मीन कि आपकी परसेंटेज की जो वैल्यू है वही ख़राब आएगी। उससे नेक्स्ट चलते हैं कि अब आपने सोल्यूशन तो बना लिए, अगला प्रोसीजर कैसे करना है, एक्सपेरिमेंट कैसे लगाना है। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि आपने डाई कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। हमने देखा था कि आपके पास जो रिस्पेक्टिव डाइज आपके पास अवेलेबल है उनमें से कौन सा डाई बेस्ट फिटेड रहेगा, उनका एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। फिर इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि आपका जो सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है उसके पार्टिकल साइज़ थे डिफरेंट, ठीक है। 105, 110 और 105 to 10 और 510 वाला, ठीक है। अब इन पार्टिकल साइज़ में से किस पार्टिकल साइज़ को सिलेक्ट करना है वो भी हम चेक कर चुके हैं, उनकी परसेंटेज जिस पार्टिकल साइज़ की ज़्यादा आएगी, तो इसका मतलब यह है कि हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन पार्टिकल साइज़ पे करेंगे। सपोज़ आपका क्रिस्टल वायलेट डाई सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, और आप यानी कि जब आपने सिलेक्शन ऑफ डाई वाला एक्सपेरिमेंट लगाया तो आपने क्रिस्टल वायलेट डाई जो है वो सिलेक्ट हो गया आपका, उसकी मैक्सिमम रिमूवल आई एज़ कम्पेयर टू कोंगो रेड या एनी अदर डाई, तो आपने क्रिस्टल वायलेट आपका सिलेक्टेड डाई है, ठीक है। अब आपका पार्टिकल साइज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं, आपका पार्टिकल साइज़ जो था वो 105 माइक्रोमीटर आपका ऑप्टिमम पार्टिकल साइज़ है। तो हम यूँ कंसिडर करेंगे कि आपका जो सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है उसका जो ऑप्टिमम पार्टिकल साइज़ है वो 105 माइक्रोमीटर है, ठीक हो गया। अब आपको लास्ट वीडियोज़ में हमने देख लिया था कि आपने स्टोक सोल्यूशन कैसे बनाना है 1000 ppm का, ठीक है। तो 1000 ppm ये जो प्रिपरेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ डाई स्टोक सोल्यूशन वाली वीडियो है इस प्लेलिस्ट में, काइंडली आप उस वीडियो को देख लो, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने 1000 ppm क्रिस्टल वायलेट का डाई सोल्यूशन कैसे बनाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उसको देख लो, उसमें मेथड बताया गया है कि आपने 1000 ppm स्टोक सोल्यूशन कैसे बनाना है, ठीक हो गया। अब आपने 1000 ppm स्टोक सोल्यूशन बना लिया। अब उस 1000 ppm स्टोक सोल्यूशन से आपने 10 ppm का स्टोक सोल्यूशन बनाना है। यहाँ पे 10 ppm लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। 1000 ppm स्टोक सोल्यूशन बनाना है, उससे फिर आपने 10 ppm नहीं बनाना, 1 ml ही लेना है, ठीक है। आपने 1000 ppm का स्टोक सोल्यूशन बना लिया, उसके बाद आप 12 डिफरेंट बीकर्स लें, ठीक है। 100 ml के ले लें 12 बीकर्स, और हर बीकर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह उसके ऊपर उसको मार्क कर दें विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मार्कर या परमानेंट मार्कर, या आपके पास जो भी टेप है उसके ऊपर, टेप के ऊपर लिख लें, पेज के ऊपर लिख लें, वट। आपने 12 बीकर लेने हैं, 100 ml के होने चाहिए। उन तमाम बीकर्स को 1 to 12 तक आपने लेबल कर देना है, ठीक हो गया। और
उन तमाम बीकर्स में आपने स्टोक सॉल्यूशन जो आपके पास 1000 ppm का है, आपने उस 1000 ppm से 1 ml हर बीकर में डाल देना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप 1000 ppm के स्टोक सॉल्यूशन से टोटल 12 ml डाई सॉल्यूशन लोगे। हर बीकर में 1 ml आपने डालते जाना है। ये बीकर 1 में भी 1 ml, बीकर 2 में भी 1 ml, बीकर 3 सो और बीकर 12 तक आपने यही केस करना है। हर बीकर में आपने 1 ml डाई सॉल्यूशन ऐड कर देना है, जो कि आपने 1000 ppm वाली स्टोक सॉल्यूशन से लिया था। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब जब वो ऐड कर दें तो काइंडली बीकर्स को कवर कर दें विद द हेल्प ऑफ एलुमिनियम फॉयल। ठीक है, उसकी साइडें भी कवर कर दें और उसके ऊपर से भी कवर कर दें। ये क्यों किया जाता है? डाई सॉल्यूशन जो आपने स्टोक सॉल्यूशन बनाया था, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि स्टोक सॉल्यूशन भी आपने हमेशा कवर करके रखना है एलुमिनियम फॉयल के साथ। अगर वो नहीं है तो प्लास्टिक की शीट के साथ उसको कवर करना है, ताकि उसका इन्वायरमेंट में जो ह्यूमिडिटी है या सनलाइट है उसके साथ डाई का इंट्रैक्शन ना हो। अगर लाइट का इंट्रैक्शन डाई के सॉल्यूशन के साथ हो गया तो इट्स मीन कि आपका डाई मॉलिक्यूल के अंदर जो उसकी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है उसमें जो डबल बॉन्ड है या कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। डाई मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगी, तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। आप जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट, जितने मर्जी रिएक्शन लगा लो, आपकी रीडिंग सही आएगी नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रिकॉशन है, आपने इसको लाजमी कंसिडर करना है। बाद स्टूडेंट्स में कोताही कर जाते हैं और फिर उनकी ही रीडिंग ख़राब आती है। एक एक्सपेरिमेंट जो एक दफ़ा होना होता है उनका 2 से 3 दफ़ा रिएक्शन लगाते हैं फिर जाके एक्सपेरिमेंट होता है। तो आपने क्या करना है, इन 12 बीकर्स में आपने 1 ml डाई स्टॉक सॉल्यूशन से ले लिया, उनको अच्छी तरह आपने कवर कर देना है, उनकी साइड से भी उनके अपर पार्ट से भी। ठीक हो गया। अब आप उनको साइड पे रख दें। अब आपने 12 pH तक सॉल्यूशन बनाने हैं, pH 1, pH 2, pH 3 सो ऑन pH 12। 12 डिफरेंट सॉल्यूशन आपने बनाने हैं हर अलग अलग pH का। ठीक है, ये सॉल्यूशन बनाने के बाद आपने इनकी pH मीटर की मदद से इनकी रीडिंग लेनी है कि क्या इनकी pH एग्जैक्ट वही है जो हमने pH बनाई है। अगर pH 1 का सॉल्यूशन बनाया तो उसकी pH 1 ही आई है। और उसको मेजर करने से पहले, pH मेजर करने से पहले, मैं आपको ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुकी हूँ स्टार्ट में कि आपने pH मीटर के रोड की कैलिब्रेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो आपने कैलिब्रेशन करके हर सॉल्यूशन की जो रीडिंग है ना वो नोट डाउन करते जाना है। ठीक हो गया। अब आपने वॉल्यूम ऑफ ईच फ्लास्क वाज मेड अप टू द मार्क बाय एडिंग द pH सॉल्यूशन रिस्पेक्टिव फ्लास्क। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 1 ml जिन बीकर्स में ऐड किया है अपने क्रिस्टल वाले डाई का सॉल्यूशन, उसमें आपने 10 ml pH, जिस बीकर को आपने pH 1 का मार्क किया हुआ है, आपने उसमें 10 ml pH 1 का सॉल्यूशन ऐड कर देना है। ठीक है, pH 2 वाला जो बीकर था जिसमें आपने 1 ml डाई ऐड किया हुआ है, उसमें आपने pH 2 का 10 ml ऐड कर देना है। वो वाला बीकर जिसको आपने pH 3 मार्क किया था, उसके अंदर 1 ml क्रिस्टल वाला डाई था, आपने उसमें के अंदर pH 3 जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसका 10 ml ऐड कर देना है। इसी तरह pH 4 वाले में pH 4 का 10 ml ऐड कर देना है। मीन्स टू से आपने 10 ppm सॉल्यूशन बनाना है डाई का, लेकिन वो डिस्टिल वाटर की बजाय आप pH के सॉल्यूशन में बना रहे हो। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सिलेक्शन ऑफ डाई और पार्टिकल साइज़ वाली वीडियो में कि आपने 1000 ppm से पहले 10 ppm सॉल्यूशन बनाना होता है। ठीक है, 10 ppm सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 10 ml डिस्टिल वाटर, उसके अंदर आपको 1 ml फ्रॉम स्टोक सॉल्यूशन ऐड करना पड़ता है, तो वो 10 ppm का सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है आपके पास। ठीक है, लेकिन अब वो आपने डिस्टिल वाटर में जहाँ पहले ही बनाते थे सॉल्यूशन, अब आपने वो डिस्टिल वाटर में नहीं बनाना बल्कि pH के सॉल्यूशन में बनाना है। आप 12 pH के पहले सॉल्यूशन अलग अलग बना के रख दें। ठीक है, उन अलग अलग सॉल्यूशंस में 1 ml जो है यानी कि आपने डाई का ऐड कर देना है। जहाँ आपने 10 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते थे, अब आपने 10 ml हर pH का सॉल्यूशन ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो 12 सॉल्यूशंस बनेंगे वो 12 pH के बनेंगे, मतलब कि हर pH का बन जाएगा, लेकिन होगा सबकी कंसंट्रेशन 10 ppm ही। मैं इसको इन शॉर्ट आपको अगेन समराइज़ कर देती हूँ कि आपने
pH 1 हर pH का जो सोल्यूशन बनाया है उसका 10 ml लेना है और उसमें 1 ml डाई सोल्यूशन ऐड कर देना है, जो कि 1000 ppm से आपने लेना है। तो आपके पास जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा वो होगा 10 ppm डाई सोल्यूशन इन ईच pH। ठीक है, इस अभी थ्योरी चल रही है, थ्योरी के बाद मैं आपको एक इलस्ट्रेशन भी दिखाती हूँ बीकर की शक्ल में कि आपने बीकर में कैसे चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड करनी है। वो जो आपने pH 1 का सोल्यूशन बना लिया है 10 ppm, अब आप जब 10 ppm pH 1 का सोल्यूशन बन जाएगा आपने उसको अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा सोल्यूशन लेके क्यूवेट में ऐड करना है और उसकी लैम्डा मैक्स पे उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड करनी है। ठीक है, कि वो कितनी है मेजर करनी है। अब लैम्डा मैक्स क्या है, वो वेवलेंथ जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आई है। ठीक है, और उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के जो वीडियो मैंने अपलोड की थी इसी प्लेलिस्ट में, कि लैम्डा मैक्स कैसे निकाली जाती है और हर डाई की लैम्डा मैक्स कैसे निकालनी चाहिए, उसका ग्राफ कैसे आता है। तो काइंडली आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आपकी जो लैम्डा मैक्स आई थी आपके डाई की, आप उस लैम्डा मैक्स पे इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड करेंगे। हर सोल्यूशन की अलग होगी। pH 1 की पहले फाइंड करेंगे, फिर pH 2 की, फिर pH 3 वाले सोल्यूशन की, फिर pH 4 की और pH 5 सो ऑन pH 12 तक आपने यही प्रोसीजर अप्लाई करना है। ठीक है, इनिशियल एब्जॉर्बेंस आपने नोट डाउन कर ली, आपने उसको एक जगह लिख लेना है, अपने रजिस्टर पे लिख लें, हार्ड फॉर्म में लिख लें, सॉफ्ट में, इट्स अप टू यू। ओके हो गया। अब आपने इनिशियल एब्जॉर्बेंस हर सोल्यूशन की फाइंड करने के बाद आपने हर सोल्यूशन हर बीकर के अंदर 0.25 ग्राम अपना जो सिलेक्टेड एब्जॉर्बेंट है वो ऐड कर देना है। अगर आपका 200 मैच साइज सिलेक्ट हुआ था 200 माइक्रोमीटर, तो आप 200 ऐड कर दें 200 वाला पार्टिकल साइज़। लेकिन अगर आपका 105 माइक्रोमीटर वाला पार्टिकल ऑप्टिमम मैक्सिमम रिमूवल्स पे आई थी तो आप 105 वाला ऐड कर लें, लेकिन उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 0.25 ग्राम। ठीक है, आपने 0.25 ग्राम अलग अलग हर बीकर में ऐड कर देना है और हर बीकर को जब आप उसमें ऐड करो उसके फ़ौरन बाद आपने उसको 5 मिनट शेक करना है। ठीक है, 5 मिनट की आपने मैनुअल शेकिंग करनी है, मतलब उसको एक छोटी सी शेकिंग ट्यूब्स मिलती हैं, उसके वो प्लास्टिक की होती हैं, प्लास्टिक का ऊपर वो ढक्कन होता है, उसके लिड होता है, आप उसमें डाल कर उसको अच्छी तरह शेक कर सकते हैं। 5 मिनट की शेकिंग करनी है आपने। अगर आपके पास ऑर्बिटल शेकर भी है तो आप ऑर्बिटल शेकर की मदद से भी कर सकते हैं फ्लास्क के अंदर डाल के, लेकिन अगर आप मैनुअल शेकिंग करना चाह रहे हैं ट्यूब्स के ज़रिए तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने 5 मिनट की मैनुअल शेकिंग देनी है तमाम सॉल्यूशंस को, उसके बाद आपने इसको रख देना है। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो 20 मिनट्स होना चाहिए। ठीक है, मीन्स टू से 5 मिनट की शेकिंग होगी और 15 मिनट्स उसको आप सोल्यूशन को एज इट इज़ रख देंगे, टोटल 20 मिनट्स हो जाएंगे। तो 20 मिनट्स का आपने कॉन्टैक्ट टाइम देना है हर सोल्यूशन को। 20 मिनट्स के बाद आपने इसकी करनी है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स वाली जो वीडियो इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन भी रिक्वायर है और उसके लिए एफ एंड ऑफ ट्यूब्स होती हैं, माइक्रो पिपट भी आपको चाहिए होगी। और ये जो लास्ट वीडियोस थी हमारी पार्टिकल साइज़ की और सिलेक्शन ऑफ डाई की, उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से कि आपने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है उसमें आपने सोल्यूशन को सेंट्रीफ्यूग करना है 3 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप 3 मिनट्स आपको ज़्यादा लगते हैं कि आपका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है इस तरह, तो आप 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। पहले आप 1 मिनट करके देख लें, अगर तो वो सेटल डाउन हो जाता है सारा का सारा एब्जॉर्बेंट तो आपके 1 मिनट के लिए कर लें। लेकिन अगर वो अभी भी सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स है, नीचे सेटल डाउन नहीं हुआ, तो आप 3 मिनट की शेकिंग कर सकते हैं। तो आप 3 मिनट की शेकिंग कर लें, स्पीड उसकी 3000 आरपीएम पे सेट कर लें। ठीक है, तो 3000 आरपीएम पे आपने उस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में 20 मिनट्स के कॉन्टैक्ट टाइम के बाद आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। उसके बाद आप उसको फ़िल्टर कर लें, फ़िल्टर करना है तो फ़िल्टर कर लें। अगर आपके पास एफ एंड वो सॉरी माइक्रो पिपट मौजूद है तो आप माइक्रो पिपट की मदद से उसको उसमें क्यूवेट में ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आप जब क्यूवेट में उसको ऐड करें उसके बाद आप क्यूवेट को अच्छी तरह से उसकी जो साइड्स हैं उसको अच्छी तरह से ड्राई करें ताकि वो वेट ना हो और एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आपकी सही आए। फिर आपने उसी लैम्डा मैक्स पे जिस पे आपने ए आई फाइंड की थी उसी लैम्डा मैक्स पे फाइनल एब्जॉर्बेंस मेजर करनी है जिसको AF कहा जाता है। ठीक हो गया, तो
जब आप ए एफ मेजर कर लो, उसके बाद आपने फार्मूला लगाना है परसेंटेज रिमूवल का। इस परसेंटेज रिमूवल का फार्मूला हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ इक्वल टू ए आई माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई ए आई मल्टीप्लाई बाई 100। इनिशियल एब्जॉर्बेंस को ए आई कहा जाता है, जो कि आपने एड्जॉर्बेंट ऐड करने से पहले मेजर की थी, ठीक है। अब ए एफ हमारे पास वो है जो कि एड्जॉर्बेंट ऐड करने के बाद, सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन करने के बाद हमने ली है, वो ए एफ है। डिवाइडेड बाय ए आई वही इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। यही परसेंटेज रिमूवल आपने पी एच वन वाला जो सोल्यूशन था उसमें कैलकुलेट करनी है, पी एच टू में भी यही कैलकुलेट करनी है। यही फार्मूला पी एच थ्री, पी एच फोर, सो ऑन पी एच 12 तक आपने हर एक सॉल्यूशन की ए आई भी निकालनी है, ए एफ भी निकालनी है, और उसको डिवाइड करके परसेंटेज हर एक पी एच सोल्यूशन की डिफरेंट आएगी, ठीक हो गया। लेकिन लैम्डा मैक्स सेम रहेगी तमाम सॉल्यूशंस में, ठीक हो गया। अब आपने इनको एक जगह नोट डाउन कर लेना है। एक्स एक्सिस पे आपने रखनी है पी एच की वैल्यू, वाई एक्सिस पे आपने रखनी है परसेंटेज की वैल्यू। इन दोनों के दरमियान आपने ग्राफ लोड करना है। ग्राफ लोड करने से पहले अगर हम चलें, आप साथ डिस्कस करते हैं कि ये ओवरऑल प्रोसीजर हुआ क्या है। ग्राफ को हम बाद में देखते हैं। ओवरऑल प्रोसीजर की अगर बात करें तो देखें यहाँ पे 8 बीकर आपके पास ये हैं, ठीक है। उसके अलावा ये टोटल आपने 12 बीकर ले लिए। हर बीकर के अंदर आपने 10 ml ऐड करना है 10 ppm सोल्यूशन का। 10 ml ऑफ 10 ppm सोल्यूशन का क्या मतलब है, मैं इसको दोबारा आपके साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने क्या करना है, 10 ml pH1 सोल्यूशन लेना है, ठीक है। उसके अंदर 1 ml आपने ऐड कर देना है क्रिस्टल वायलेट डाई का सोल्यूशन, जो कि 1000 ppm स्टॉक सोल्यूशन से आपने लिया है, ठीक है। तो ये आपके पास 10 ml ऑफ 10 ppm सोल्यूशन बन जाएगा pH1 का। उसके अंदर आपने 0.25 ग्राम, अच्छा यहाँ तक जब सोल्यूशन बन जाएगा फिर आपने इसकी ए आई का मेजर करनी है, इनिशियल एब्जॉर्बेंस। फिर आप उसके अंदर 0.25 ग्राम एड्जॉर्बेंट ऐड कर दो। एड्जॉर्बेंट ऐड करने के बाद टोटल 20 मिनट्स का कॉन्टैक्ट टाइम देना है। 5 मिनट शेकिंग होगी, 15 मिनट आप उसको वैसे रख दोगे। 20 मिनट्स के बाद आपने उसकी सेंट्रीफिकेशन करनी है और फाइनल एब्जॉर्बेंस मेजर कर लेनी है, और उस इनिशियल और फाइनल की वैल्यू लगा के परसेंटेज रिमूवल निकाल देनी है। ये हो गया pH1 का केस, ठीक है। उसके बाद pH2 में भी ऐसे ही करना है। pH2 का सोल्यूशन बनाना है आपने, उसका 10 ml एक बीकर में ले लें। 1 ml आप 1000 ppm डाई स्टॉक सोल्यूशन से ऐड कर दें। उसके बाद उसको उसकी अच्छी तरह शेक करके उसकी ए आई का मेजर कर लें आप। ए आई निकालने के बाद आप उसके अंदर 0.25 ग्राम एड्जॉर्बेंट ऐड कर दें। वही 20 मिनट का कॉन्टैक्ट टाइम, सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसके बाद उसकी फाइनल एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद आप उसका परसेंटेज रिमूवल pH2 के केस में निकाल लें, ठीक हो गया। ये आपकी परसेंटेज रिमूवल आ गई pH2 के केस में। फिर इस यही केस आपने pH3 पे अप्लाई करना है। इसमें भी आपने क्या किया, pH3 का सोल्यूशन बनाया, ठीक है। उसमें pH3 के सोल्यूशन में से, जो कि आपने डिस्टिल वाटर में बनाने हैं ये सोल्यूशन, उस pH3 के सोल्यूशन में से आपने 10 ml एक बीकर में डाल दिया। उसी बीकर में आपने 1 ml क्रिस्टल वायलेट डाई, या जो भी आपका डाई है, आपने 1 ml उस डाई का सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है। फिर वो उसको अच्छी तरह शेक करके उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस आपने मेजर कर ली। 20 मिनट्स का कॉन्टैक्ट टाइम देना है, जब आप उसमें 0.25 ग्राम एड्जॉर्बेंट ऐड कर दो। एड्जॉर्बेंट ऐड करने के बाद उसको कॉन्टैक्ट टाइम दो। कॉन्टैक्ट टाइम देने के बाद उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसकी फाइनल एब्जॉर्बेंस आप मेजर कर लो, और उसके बाद उसकी परसेंटेज रिमूवल निकाल लो। ये pH3 के केस में परसेंटेज रिमूवल निकल आई। इसी तरह आपने pH4 में भी कैसे करना है, pH4 का सोल्यूशन बना के उसका 10 ml ऐड करना है एक बीकर में। उसी के अंदर 1 ml आपने डाई का ऐड कर देना है। उसके बाद उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड करें। देन उसके अंदर 0.25 ग्राम एड्जॉर्बेंट ऐड कर दे। 20 मिनट्स का कॉन्टैक्ट टाइम टोटल दें, जिसमें 5 मिनट की शेकिंग, 15 मिनट वैसे टाइम आ जाएगा। और सेंट्रीफिकेशन करें, उसके बाद लैम्डा मैक्स पे उसकी रीडिंग ले लें, AF आ जाएगा। परसेंटेज रिमूवल के फार्मूले से आप उसकी परसेंटेज निकाल लें pH4 के केस में। इसी तरह 5 का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी तरह आपने 12 pH तक सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि आपने 12 pH सोल्यूशन की अलग अलग परसेंटेज रिमूवल निकालनी है। उसके बाद आप उसको एक जगह नोट डाउन कर लें और ग्राफ प्लॉट कर लें। ग्राफ आपका कैसा आना चाहिए, किस केस में अनायनिक डाई है उस केस में कैसा आना चाहिए, कैटायनिक है उस केस में कैसा आना चाहिए, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पीएच सॉल्यूशन वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा पैरामीटर एक और होता है, जिसको पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज कहा जाता है। पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज क्या है
और उसको निकालने का तरीका कैसा है हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज होता क्या है। ठीक है, इसको PHPGC से लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज नाम से पता चल रहा है ऐसा पॉइंट जहाँ पे चार्ज ज़ीरो हो। देखें, आपके यहाँ जो सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है ना, पहले आप इसको इस बात को समझ लें कि जो भी आपका सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है, जो आपका राइस हस्क है, वीट ब्रान है, ये जो भी है वट एवर, उसकी सरफेस के ऊपर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। फंक्शनल ग्रुप्स में जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, C डबल बॉन्ड OOH। इसके अलावा हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाता है जिसको OH से लिखा जाता है, और इसी के साथ अमाइनो ग्रुप भी है, NH2 जिसको लिखते हैं। और कुछ केसेस में सल्फेट फंक्शनल ग्रुप भी होता है, SO4 2 नेगेटिव। कुछ में फास्फेट भी होता है, PO4 2 नेगेटिव। कुछ में कार्बोनाइल होता है, जस्ट C डबल बॉन्ड O। कुछ केसेस में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कुछ केसेस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो इस तरह के मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स आपके एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं, जो कि वो फंक्शनल ग्रुप्स जो आयोनाइजेबल हैं, लाइक हाइड्रोक्सल। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक, इसमें OH रिमूव हो जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पीछे जो है। लेकिन जो ये सारे जो आयोनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाई एड्जॉर्प्शन के। ठीक है, डाई जो एड्जॉर्ब होता है वो इन फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर आके एड्जॉर्ब होता है। अब C ट्रिपल बॉन्ड C है, ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है, अल्काइन है। अगर ये सरफेस पे मौजूद होगा तो हमें पता है कि अल्काइंस जो है ये तो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, ये तो आयोनाइजेबल है ही, ना कार्बन रिमूव होगा ना कार्बन और ऐड होगा। ठीक है, तो ये अगर ये फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं तो परसेंटेज आपकी कम आएगी। ठीक है, अगर आयोनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा हैं, जो आयोनाइज हो रहे हैं और आपके डाई मॉलिक्यूल के साथ उनकी बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन डेवलप हो रहे हैं, तब आपकी परसेंटेज एड्जॉर्प्शन ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब आपका जो एड्जॉर्बेंट है, यहाँ से आपको ये बात क्लियर होगी कि आपके एड्जॉर्बेंट के ऊपर 3 तरह के चार्जेस होंगे। एक होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक होगा नेगेटिव चार्ज, और कुछ चार्जेस ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे, लाइक अल्काइन के केस में। ठीक है, तो अगर आप एसिडिक पीएच देखो, लो पीएच, तो लो पीएच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा कि आपके जो सॉल्यूशन है उसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है। जब H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे और तो आपका जो एड्जॉर्बेंट है उसके ऊपर जो नेगेटिवली चार्ज फंक्शन ग्रुप होंगे, लाइक C डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक है, जब ये अपना प्रोटॉन रिमूव कर देगा तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोक्सल आयन OH नेगटिव। इसी तरह अमाइनो NH2, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन ज़्यादा कब होंगे? जितनी ज़्यादा लो पीएच होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा लो पीएच हुई उतने ज़्यादा प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा हो गए, और उतने ही ज़्यादा जो फंक्शनल ग्रुप्स नेगेटिवली चार्ज थे एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, उन्होंने वो प्रोटॉन गेन कर लिए। जब वो प्रोटॉन गेन कर लेंगे तो उनका नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, फॉर एग्जांपल अल्काइल ग्रुप जो पॉजिटिव हैं, वो तो पॉजिटिव ही रहेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज अब ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, इसलिए उस सॉल्यूशन के ऊपर एड्जॉर्बेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इसको बेसिक में देखें, बेसिक पीएच क्या होती है? जिसमें हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, OH नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। तो बेसिक पीएच में बेसिकली होता यह है कि जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, आपकी सरफेस एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, कार्बोक्सिलेट आयन है, हाइड्रोक्सल आयन है, तो नेगेटिव नेगेटिव की क्या हो जाएगी? रिपल्जन हो जाएगी। जब नेगेटिव नेगेटिव की रिपल्जन होगी तो सरफेस के ऊपर तो नेगेटिव ही रहेगा चार्ज। ठीक है, तो इस कहने का मतलब ये कि लो पीएच पे आपकी एड्जॉर्बेंट की सरफेस है पॉजिटिव चार्ज, हाई पीएच बेसिक
पीएच में आपके एड्सॉर्बेंट की सरफेस है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पीएच की रेंज में ऐसी पीएच भी आती है जहाँ पे आपका एड्सॉर्बेंट न्यूट्रल हो जाता है, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। अब वो पीएच जहाँ पे एड्सॉर्बेंट की सरफेस न्यूट्रल हो जाए, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो ना ही नेगेटिव चार्ज हो, उसके सारे के सारे फंक्शन ग्रुप्स जो है वो न्यूट्रल हो जाएं, डेट पीएच इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज क्या है। वो पीएच जहाँ पे एड्सॉर्बेंट की सरफेस बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, डेट इज़ पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज को भी आपने मेजर करना है अपने एड्सॉर्प्शन के एक्सपेरिमेंट में। आप उनको मेजर कैसे कर सकते हो? तो उसको मेजर करने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले आपका जो सिलेक्टेड डाई है, क्रिस्टल वायलेट है या कॉन्गो रेड है, आपने उसका 1 ग्राम 0.1 ग्राम लेना है। उस सिलेक्टेड डाई का 0.1 ग्राम आपने ऐड करना है 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन, ठीक है। आपने 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाना है, 200 ml उसका टोटल वॉल्यूम होना चाहिए। उसके अंदर आपने 0.1 ग्राम डाई आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और वो जो आपने NaCl का सोल्यूशन बनाया है ना, इसकी पीएच आपको पता होनी चाहिए कि जब आप 0.1 मोलर NaCl का सोल्यूशन बना लोगे उसके बाद आपने उसकी पीएच जो है वो नोट डाउन कर लेनी है। नोट डाउन कर लेनी है, वो आपके पास हो जाएगी इनिशियल पीएच, ठीक है। मिक्सचर वाज एजिटेटेड एट अ स्पीड ऑफ 270 आरपीएम। फिर आपने उस सोल्यूशन को सेंट्रीफ्यूग करना है अच्छी तरह से 270 आरपीएम की स्पीड पे, ठीक है। उसके बाद और कितनी देर तक करना है? 2 to 3 आवर्स कर लें, 2 से 3 घंटे तक आपने उसको अच्छी तरह 270 आरपीएम स्पीड पे उसको अच्छी तरह से उसको एजिटेट करना है मिक्सचर को, ठीक हो गया। पीएच ऑफ सोल्यूशन वाज मेजर्ड थ्रू द पीएच मीटर। आपने उसकी जब आपका 2 to 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए, आपने उसकी पीएच अगेन नोट करनी है, जो कि आपके पास फाइनल पीएच आएगी, ठीक है। अब इसी तरह आपने जब आप उसको 2 to 3 आवर्स के लिए रखोगे टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो आपने क्या करना है, मतलब आप 3 आवर्स के लिए रखा है, तो आपने जब रखा है उसके बाद आप 30 मिनट्स के बाद उसकी रीडिंग लो पीएच की, कि 30 मिनट्स के बाद उसकी रीडिंग क्या आई है, उसको भी आप पीएच फाइनल होगी आपके पास। और फिर आप 1 आवर के बाद उसकी रीडिंग लो पीएच की, वो भी आप नोट कर लो। फिर इसी तरह आपने 1.5 आवर के बाद उसकी रीडिंग लेनी है, फिर 2 आवर्स के बाद, फिर 2.5 आवर, फिर 3 आवर्स के बाद आपने अगेन रीडिंग नोट करनी है। तो हर जो आपके पास हर 30 मिनट्स के बाद जो आपके पास पीएच की रीडिंग आई है, आपने उसको नोट डाउन करते जाना है, जो कि आपकी आफ्टर 30 मिनट्स के ड्यूरेशन की फाइनल पीएच है, ठीक है। अब आपने ग्राफ प्लॉट करना है इनिशियल पीएच का और चेंज इन पीएच का। तो इनिशियल पीएच और चेंज इन पीएच का आप जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी कर्व आएगी जिसमें आपके पास वो पीएच जहाँ पे आपकी जो ग्राफ की लाइन है वो इंटरसेक्शन को क्रॉस करे, मीन्स टू से पीएच की एक्स एक्सिस वैल्यू को क्रॉस करे, वहाँ पे आपने वो पीएच नोट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, आपने पीएच इनिशियल एक्स एक्सिस पे लेनी है और वाई एक्सिस पे लेनी है डेल पीएच। डेल पीएच का मतलब होता है पीएच इनिशियल, जो कि 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की थी, उसमें से आपने इनिशियल पीएच में से आपने फाइनल पीएच को माइनस करते जाना है, जो कि आपने हर 30 मिनट्स के बाद ली है, ठीक है। तो इनिशियल पीएच माइनस फाइनल पीएच आप जब करेंगे तो आपके पास वाई एक्सिस का बन जाएगा डाटा, और इनिशियल पीएच जो है आपके पास ये यहाँ पे भी आपने नोट डाउन कर लेनी है उसकी। फिर आपने इन दोनों के दरमियान इनिशियल पीएच माइनस और डेल पीएच के दरमियान आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर आप देखें आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। अब देखें यहाँ पे आपका ग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ तक जा रहा है। पहले अबव गया, फिर उसके बाद इंक्रीज़ हुआ, यानी कि उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। अब ये जो आपका जो ग्राफ यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, अब ये वाली जो एक्स एक्सिस है ना, ये पीएच इनिशियल, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे आपकी ग्राफ की लाइन इस एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पीएच इज़ एक्चुअली पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4.5 या अराउंड अबाउट 5 ही रीडिंग बन रही है। ये तो यहाँ का मतलब ये हुआ कि इसकी जो पीएच इनिशियल है वो 5 है, यानी कि
पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज इस एडजॉर्बेंट का 5 आया है। वो पीएच या वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ की लाइन इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, डैट पीएच इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज। तो उस पीएच पे अब यानी कि पीएच 5 पे आपका जो एडजॉर्बेंट है वो न्यूट्रल होगा, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये मेथड था पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज कैलकुलेशन का। आपने इसी मेथड के ज़रिए पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज कैलकुलेट करना है और इसका जो है वो पॉइंट पीएच इनिशियल और डेल पीएच के दरमियान ग्राफ प्लॉट करके वो पॉइंट वो पीएच जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करे उसको आपने नोट डाउन कर लेना है, वही आपका पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज है। तो इस तरह का आपका ग्राफ आएगा पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज के केस में। अभी मैंने आपको रिज़ल्ट भी शो कर दिया है इसका, लेकिन जो पीएच वाले इफ़ेक्ट का रिज़ल्ट है उसका ग्राफ कैसा आएगा, उसकी रीडिंग कैसे होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हम उसका नेक्स्ट पैरामीटर डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको उसका ग्राफ एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी उसको एक्सप्लेन करने लगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपसे पता नहीं था हज़म हो रहा है या नहीं हो रहा, आई डोंट नो। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट पे समझ ना आए तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें, हम उसको अगेन डिस्कस कर लेंगे और उसको अगेन उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो काइंडली आप को अगर आप किसी और टॉपिक पे चाह रहे हैं कि हम वीडियो बनाएं तो काइंडली आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उस पर भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।